ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। जिंदगी में कई पड़ाव ऐसे आते हैं जब हमारा खुद पर से विश्वास डगमगाने लगता है। हमें लगता है कि अब शायद सब कुछ अस्त व्यस्त होने वाला है। ऐसे मुश्किल समय में भी हिम्मत बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत होती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अब क्या होगा, कैसे स्थिति सामान्य होगी, क्या सब कुछ पहले की तरह हो पाएगा। सवाल कई हैं और इन सब का जवाब यही है कि संयम रखिए, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करिए, समस्या का समाधान बहुत जल्द निकलेगा। कोविड-19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले डॉक्टर संजय से हम चर्चा करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर संजय, कोरोना को लेकर रोज नए रिसर्च सामने आते हैं और उनमें अलग अलग डेटा के हवाले से नतीजे प्रकाशित किए जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनमें विटामिन डी की कमी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, मैंने अभी कुछ रिसर्च ऐसे पढ़े हैं जी कि अगर विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त हो शरीर में तो कोरोना का संक्रमण माइल्ड होता है। जी। लेकिन यह बिल्कुल शुरुआती परिणाम है और हमें और रिसर्च की जरूरत है। जी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी कई और बीमारियों में भी प्रोटेक्टिव होता है, जैसे हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी में देखते हैं, पार्किंसन डिजीज में भी इसके कुछ पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर हैं जिसमें इस तरह के ऐसी जानकारी मिली है कि विटामिन डी प्रोटेक्टिव होता है। जी। तो ऐसा लगता है कि जो भी हमारे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आ रही है वो सही है और विटामिन डी की मात्रा अगर शरीर में अच्छी है तो कोरोना से लड़ने में फायदेमंद हो सकती है। डॉक्टर संजय, यहाँ एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या विटामिन डी के लेवल को भी बढ़ाने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास क्या होंगे? मेरे ख्याल से विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा जैसे हमने अपने देश में देखा है कि ज्यादातर महिलाएं जो कि पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं हैं जी, उसमें इसकी कमी ज्यादा होती है, या छोटे बच्चे जो कि ग्रोइंग एज में है जी। तो हम रिकमेंड करते हैं कि इस एज ग्रुप के जैसे जो ग्रोइंग बच्चे हैं या पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है उसमें हम विटामिन डी और कैल्शियम तो आमतौर पर देते ही हैं जी। लेकिन क्या कोरोना के लिए अलग से विटामिन डी या कैल्शियम देना प्रोटेक्टिव होगा? अब ये बिल्कुल शुरुआती होगा जी। और मेरे ख्याल से इसमें और ज्यादा डेटा की जरूरत है और ज्यादा पब्लिकेशन की जरूरत है जी। और जब तक हमें बिल्कुल कन्विंसिंग डेटा नहीं मिल जाता है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई और रिसर्च आए थे कि विटामिन सी से होता है तो लोगों ने विटामिन सी के टैबलेट्स खाने चालू कर दिए। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से एक ऐसे अंधे दौड़ में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप विटामिन डी और कैल्शियम किसी और बीमारी के लिए खा रहे हैं तो आप खाते रहिए, लेकिन कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए अलग से विटामिन डी और कैल्शियम लेना अभी रिकमेंड करना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय, एक और शोध के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर अधिक उम्र के लोगों को बीसीजी का टीका लगाया जाए तो कोरोना का खतरा कम हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बीसीजी और कोरोना के बारे में जो आपस में रिलेशनशिप है जी, यह फरवरी मार्च से ही हम देख रहे हैं जी। और कुछ ऐसे संकेत मिले थे शुरू में कि हो सकता है कि दोनों में एक एसोसिएशन हो जी, लेकिन डेटा नहीं है हमारे पास इस पर। कुछ रिसर्च ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अभी हमने उसके रिजल्ट्स नहीं पढ़े हैं जी। लेकिन कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं
और हमें लगता है कुछ और इंस्टीट्यूट्स में भी इस पे काम हो रहा है जी। तो जब तक हमें इसके लिए कन्विंसिंग डेटा नहीं मिल जाता हम ये नहीं कह सकते कि जिसको बीसीजी का टीका लगा है वो प्रोटेक्टिव है, और चूंकि बीसीजी का टीका लगने वाला प्रोटेक्टिव है तो हम इसे रिकमेंड करें ऐसे एज ग्रुप में जैसे आपने कहा एल्डरली एज ग्रुप जी, तो अभी हम इसको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं जी, अभी हमारे पास डेटा नहीं जी। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक समय दिल्ली में कोरोना के बहुत ज्यादा मामले आ रहे थे, फिर दिल्ली मॉडल की बात होने लगी कि दिल्ली मॉडल ने किस तरह कोरोना संक्रमण को बहुत हद तक कम कर लिया। उसके बाद जब अनलॉक 4 शुरू हुआ, दिल्ली में कोरोना के मामले फिर बहुत तेजी से बढ़े, अब मामले फिर कम हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली ने कोरोना के दूसरे वेव का पीक पीरियड देख लिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली का जो पहला पीक था जो हमने जून के महीने में देखा था जी, उस पीक में और इस पीक में काफी अंतर है जी, उस पीक में हम डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे थे क्योंकि टेस्टिंग कम कर रहे थे जी, इस पीक में हमने टेस्टिंग काफी ज्यादा कर दी, किसी दिन तो 60,000 टेस्टिंग हो रही है जी, तो एक रीजन है ज्यादा केस डिटेक्ट होने का, नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ गई है जी, दूसरा अगर आप मोर्टेलिटी देखें जून वाले में और अभी वाले में तो जून में मोर्टेलिटी अराउंड एवरी डे 90-100 केसेस सेम थे जी, लेकिन मोर्टेलिटी 3 टाइम्स ज्यादा थी जी, अभी केसेस ऑलमोस्ट सेम है लेकिन मोर्टेलिटी 30, 25, 26 तो इसका मतलब यह है कि हम ज्यादा रेडी हैं जी, ज्यादा तैयार हैं डायग्नोसिस जल्दी बना रहे हैं जी, और नंबर ऑफ पेशेंट जो कि पहले मर रहे थे ज्यादा और जिससे पैनिक ज्यादा क्रिएट हो रहा था जी, वो कम हुआ है जी, हो सकता है कि हमने सेकंड पीक देख लिया क्योंकि अभी हम देखें लास्ट 1 वीक का रिकॉर्ड तो पहले 4,000 से ज्यादा केस आ रहे थे अब करीब 3,700 3,800 इसके पास आ रहे हैं जी, तो हो सकता है कि धीरे धीरे संख्या और कम होती जाए लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है नंबर ऑफ टेस्टिंग का बढ़ना। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय, दुनिया के कई देशों में ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में वहां फ्लू का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे फ्लू और कोरोना का कॉम्बिनेशन जो है वो मृत्यु दर बढ़ाने वाला हो सकता है, ऐसी आशंकाएं भी जाहिर की जा रही है और भारत में भी सर्दी की आहट कई जगहों पर सुनाई देगी कुछ दिनों में। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जहां तक मौसम का और कोरोना का जो रिलेशनशिप है अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन हमने देखा था कि जो लास्ट विंटर था जी, जो मार्च अप्रैल जब कोरोना बिल्कुल पीक पर था तो इटली में, स्पेन में, ब्रिटेन में और इवन यूनाइटेड स्टेट्स में नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा थे, मोर्टेलिटी काफी ज्यादा थी जी, लेकिन अगर अभी आप देखें तो लास्ट कुछ सप्ताह में ब्रिटेन में भी नंबर ऑफ केसेस काफी बढ़े हैं जी, और फ्रांस में भी बढ़े हैं जी, लेकिन मोर्टेलिटी उस रेशियो में नहीं बढ़ा है जी, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि हम ज्यादा रेडी हों, जी, दूसरा ये हो सकता है कि वायरस की वायरुलेंस कम हो गई है जी, तो अब आने वाले सर्दियों में क्या वायरस की वायरुलेंस वही होगी जो पिछले साल थी जी, या कम होगी, या अभी हम जैसे दिल्ली में देख रहे हैं कि कुछ लोगों को कोरोना के साथ डेंगू का इन्फेक्शन हो रहा है जी, तो कोरोना का जो इन्फेक्शन है, कोरोना से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं जी, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और विंटर में जाते हैं तो ऐसा संभव है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाए जी, लेकिन नंबर ऑफ केसेस बढ़ना क्या, नंबर ऑफ मोर्टेलिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी और मेरे ख्याल से इससे पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, लद्दाख से अब्दुल हसन जी। अब्दुल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? अब्दुल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? वायरस इतनी इंसानी बॉडी को कैसे मुतासिर करती है? ये जहरीली होती है? जी, अब्दुल जी जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस से हम अपने शरीर को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, कोरोना वायरस से अपने शरीर को बचाने के लिए हम पिछले 9 महीने या 10 महीने से कैंपेन चला रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखिए, हाथ धोइए और भीड़ भाड़ की जगहों से बचिए। तो ये सिंपल जो उपाय है जी, इसी से आप कोरोना से बच सकते हैं जी, इसको आप अपने दिनचर्या का एक अहम पहलू बना लीजिए
अगर आप इसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया, अपने दिनचर्या में शामिल कर ली, तो नंबर ऑफ केसेस काफी कम हो गए। जी जी बिल्कुल। आपने मास्क की बात की कि मास्क भी एक अहम हथियार है कोरोना से बचने का। सिनसिनाटी में एक रिसर्च के अनुसार सिल्क के कपड़े से बना हुआ मास्क जो है वो बहुत प्रभावशाली ढंग से काम करता है, क्योंकि सिल्क में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक मास्क की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मास्क काफी प्रोटेक्टिव है। जी। जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट देखते हैं, और कई बार तो 40-50 पेशेंट देख लेते हैं। तो जहां तक पेशेंट मास्क पहना है, डॉक्टर ने मास्क पहना है, तो प्रोटेक्शन तो है, मास्क काफी इफेक्टिव है जी। लेकिन मास्क सिल्क का बना है, मास्क जैसे मैंने बीच में सुना था कि गोल्ड प्लेटेड मास्क भी है जी। किसी ने यूज किया था। तो मास्क तो अब उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है या नहीं है, जब तक हम इस पे कोई अनुसंधान नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे जी, कि हम 2 ग्रुप के मास्क लें, एक मास्क सिल्क वाला और एक मास्क नॉर्मल कपड़े का बना हुआ, तो और उसके बाद अगर हम ये दिखाएं कि हाँ सिल्क से बना हुआ मास्क बेटर है, तो तब तक हम इसके बारे में नहीं कह सकते। बट एक कॉमन लेमैन के लिए बहुत जरूरी है कि मास्क किसी भी चीज का बना हो जी, बट मास्क पहनना जरूरी है। बिल्कुल। और मास्क को पहनते समय ये जरूरी है कि आपका नाक और मुंह दोनों ढका हो। हमने देखा है कि लोग मास्क पहनते हैं, नाक खुला हुआ है, मुंह ढका हुआ है, या नाक बंद है, मुंह खुला हुआ है। इस तरह से मास्क पहनने से कोई फायदा नहीं। अगर आप मास्क पहनते हैं तो उसको तरीके से पहनिए और उसको जरूर पहनिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संजय बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देश में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से मास्क पहनकर निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो मास्क को अपने चिन पर ले आते हैं, जिनसे उनका मुंह और नाक दोनों खुल जाता है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में आप सबको ये समझना होगा कि मास्क नाक और मुंह को ठीक से ढकने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे सही से पहनिए। बहादुरगढ़ से विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बीमारी इतना खतरनाक है, वैक्सीन में नहीं है कि इतने मात्रा में लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? ये जानना चाहते हैं डॉक्टर संजय कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है, कोई इलाज भी नहीं है, फिर भी भारत जैसे देश में लगभग 47 लाख से ज्यादा लोग ठीक कैसे हो गए? देखिए, बीमारी खतरनाक इसलिए है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है जी। और आपने देखा होगा कि 85% के आसपास लोग या तो कोई सिम्टम नहीं है, सिम्टम है भी तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम है जी। तो सीवियर सिम्टम या मोर्टेलिटी बहुत कम केसेस में देखने को मिल रही है। लेकिन बीमारी इसलिए डेंजरस है कि एक आदमी अगर इन्फेक्टेड है तो कई लोगों को फैला सकता है जी। इसलिए इससे सतर्क रहने की जरूरत है जी। और अब अगर मान लीजिए कि 5 या 10% लोगों को भी अगर सीरियस बीमारी हो जाती है और बहुत बड़ी संख्या में अगर लोगों को होती है जी, तो हमारे पास अचानक से इतने ज्यादा मरीज आ जाएंगे कि उनको संभालना मुश्किल होगा। जी। इसलिए जरूरी है कि ये बीमारी खतरनाक है, लोग काफी ठीक हो रहे हैं जी, लेकिन चूंकि बहुत इन्फेक्टिव बीमारी है इसलिए सतर्कता की जरूरत है। जी। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये बदलते मौसम में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे? कभी ठंड कभी गर्मी पड़ रहा है, बदलता मौसम, बारिश का। डॉक्टर संजय ये समझना चाह रहे हैं कि जो मौसम में बदलाव है उससे खुद को कैसे सुरक्षित रखें ताकि वो दूसरी बीमारियों के साथ साथ कोरोना से भी बचे रहें। देखिए, इसमें ये बताना काफी जरूरी है, कोरोना तो 2020 में आया है जी। इसके पहले भी या इसके बाद भी हर सीजन में फ्लू का खतरा होता है जी। और भारत में तो जैसे जो भी मानसून के बाद का मौसम है उसमें मच्छर से फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू है या जापानीज इंसेफेलाइटिस, इस तरह की बीमारियां हर साल होती हैं जी। तो हमें जो बेसिक चीजों पे ध्यान देना है, साफ सफाई रखें और कोरोना से लिए जो बचाव के तरीके हैं जैसे मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जाएं, जी। जो बेसिक बचाव के तरीके हैं उसी को फॉलो करना है, उसी से आपको फायदा होगा। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र के ठाणे से आदित्य जी जुड़ गई हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो फ्रूट्स होते हैं उनको वो छीलते हैं और उसके बाद उसको गर्म पानी में रख देते हैं, तो क्या उससे क्या फ्रूट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू खराब नहीं होगी? और क्या उससे जो है ये वायरस से प्रोटेक्शन, क्या आप अगर कुछ कहें कि क्या से फ्रूट्स के न्यूट्रिशन वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डॉक्टर संजय ये जानना चाहती हैं कि कोरोना के इस दौर में बहुत सारे लोग फलों को छील कर खा रहे हैं, क्या उससे वायरस के संक्रमण का खतरा खत्म हो जा रहा है? और दूसरा सवाल इनका यह है कि क्या उससे फलों का पोषक तत्व खत्म होता है या बरकरार रहता है? देखिए, अगर आपने फल को अच्छे से धो दिया जी, और आपने उसको साफ सफाई से धो दिया है, तो उसको गर्म पानी में डालकर और खाने से कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। जी। और जहां तक आपने कहा कि जहां तक न्यूट्रिशन वाली बात है, तो जरूर अगर आप गर्म पानी में डाल के अगर उसको खाते हैं तो न्यूट्रिशन कुछ ना कुछ तो उसका, जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन है जी, वो निकल जाएंगे जी। तो उसमें बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है। हाँ, आप उसको साफ सफाई रखें। और जैसे छिल कर खाने वाले फल है, जैसे केला है या जैसे संतरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसको धो लिया, धो के छिल के उसको खा लिया जी। लेकिन जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे जो आप काट कर खाते हैं, जैसे सेव है या बाकी जो फ्रूट्स हैं जिसको आप काट कर खाते हैं, तो उसमें हाँ ठीक है, उसको छिल के आप खा सकते हैं, लेकिन उसको अलग से गर्म पानी में डाल के और उसको बॉयल करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। जी। महाराष्ट्र के वर्धा से लीलाधर जी जुड़ चुके हैं। लीलाधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी, डॉक्टर पांडे साहब, आप दोनों को भी नमस्कार। कारंजा घारगे से लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ। सर, मेरे दो सवाल है जी। एक मेरा पहला सवाल ये है कि सर, जैसे ब्रेड हो गए, बिस्किट हो गए, चॉकलेट हो गए, आजकल इनको सैनिटाइज किस तरह से किया, क्या इनको सैनिटाइज करने की जरूरत है? क्योंकि ये जब भी पैकिंग होते हैं तो उसमें कोई प्रिकॉशन वो लेते हैं या ऊपर से या नीचे से हमने क्या करना चाहिए ऐसा? जी, ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर संजय कि जो पैक्ड आइटम्स हैं, क्या उनको सैनिटाइज करने की जरूरत होती है या जब इनका निर्माण होता है उसी समय सैनिटाइजेशन के लेवल पर कंपनियां कुछ ध्यान रखती हैं? देखिए, मुझे इनके निर्माण के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है जी, लेकिन इससे संबंधित कुछ लेख मैंने पढ़े थे जी, और उन लेखों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इनको अलग से सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। जी। जैसे बंद बिस्किट के डब्बे हैं या बंद ब्रेड के पैकेट्स हैं, जी, वो तो ऑलरेडी बंद है जी, उनको अलग से सैनिटाइज करने से कोई फायदा नहीं। जी। तो जब बाजार से ऐसी चीजों को खरीद कर लाएं तो क्या सावधानी बरतें? खरीद कर, जैसे आप फल खरीदते हैं, आप सब्जियां खरीदते हैं, उसको अच्छी तरह से धो लें जी, और अच्छी तरह से धो के तब खाएं उसको जी। और अगर आप कोई पैक्ड आइटम लाते हैं तो उसको खा सकते हैं। जी, जी। डॉक्टर संजय, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर दुनिया भर में कई प्रयोग हुए। भारत में भी शुरुआत में आईसीएमआर ने उत्साह दिखाया। आप चूंकि दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए हैं, अब प्लाज्मा का क्या इफेक्ट दिख रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जो है इफेक्टिव है या नहीं है, इस पे आपने बिल्कुल सही कहा, काफी कंट्रोवर्सी है जी, और कंफ्लिक्टिंग डेटा है। जैसे अभी एक डेटा भारत से आई थी, उसमें बताया गया कि प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है जी। तो होता क्या है कि जब भी कोई स्टडी होती है तो उसकी इफेक्टिविटी या इफेक्टिविटी नहीं होना बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे सैंपल साइज क्या था, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने थे जी। तो प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव है या नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए लार्ज सैंपल साइज की जरूरत है जी। और जब तक लार्ज सैंपल साइज की जरूरत नहीं, जब तक लार्ज सैंपल साइज की डेटा नहीं उपलब्ध है तब तक इसको हमें इंडिविजुअल पेशेंट के बेसिस पे देखना चाहिए जी। कि अगर एक पेशेंट है और उसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें प्लाज्मा थेरेपी से लाभ हो सकता है जी। और वो डिसीजन जो ट्रीटिंग क्लिनिशियन है वही ले सकता है जी। इसमें हम कोई ऐसे अलग से कोई गाइडलाइन नहीं बना सकते या अलग से कोई प्रोटोकॉल नहीं बना सकते। हाँ, अगर कोई हॉस्पिटल है वो अपना प्रोटोकॉल बना सकता है बेस्ड ऑन द करंट एविडेंस जी। लेकिन जब तक हमारे पास कोई लार्ज डेटा या लार्ज सैंपल साइज की स्टडी नहीं आती है तब तक ये कंफ्लिक्टिंग डेटा ही रहेगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल इसके बारे में डेटा कंफ्लिक्टिंग। जी। राजस्थान के जयपुर से रामू यादव जी जुड़ चुके हैं। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं?
हाँ साहब जी नमस्कार। मैं रामू यादव नेत्रहीन जयपुर झोटवाड़े से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। और मेरे ऐसा है साहब, हम 4 महीने से घर में बैठे हैं जी, तो हम बाहर निकल नहीं पाते हैं जी। और कल जयपुर हमने न्यूज में सुना कि 381 जयपुर में आए और हम जयपुर में रहते, घर से बाहर निकले अंधे आदमी दिखता नहीं है, तो हम लोगों को इसका क्या उपाय है? पेंसिल लेने तक हम बैंक तक नहीं जा पाते हैं। और दूसरा सवाल है, छत पर हम सवेरे 4 बजे घूमते हैं, तो इसमें कोई डर है या नहीं है? कभी कभी चक्कर आने लग जाते हैं छत के ऊपर। डॉक्टर संजय ये नेत्रहीन हैं राजस्थान के जयपुर से और ये जानना चाहते हैं कि जयपुर में मामले बढ़ रहे हैं, घर से ये बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या सावधानी बरतें और छत पर सुबह सुबह सैर करना कितना सुरक्षित है? देखिए, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से बच रहे हैं जी और मास्क लगा रहे हैं और चूंकि आप नेत्रहीन हैं, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि जब भी आप बाहर जाएं किसी को साथ में लेके जाएं। जी, आप बाहर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाए, 2 गज दूरी बना के रखें, मास्क पहने और साफ सफाई का ध्यान रखें। बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं। छत पर सैर करना कितना सुरक्षित है ये भी जानना चाहते हैं। छत पर भी सैर कर सकते हैं, आजकल तो सारे पार्क भी खुल गए हैं जी, वहां भी सैर कर सकते हैं जी। लेकिन जो बेसिक हम बता रहे हैं जी, उसको आप फॉलो करें। जी। डॉक्टर संजय, देश भर के कई हिस्सों में विद्यालय अब खुलने लगे हैं और अलग अलग दिनों पर अलग अलग कक्षाओं के छात्रों को विद्यालय बुलाया जा रहा है। ऐसे में अभिभावकों के मन में काफी दुविधा है। एक तरफ वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्हें ये भी डर है कि कहीं कोरोना संक्रमण हमारे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा। ऐसे में जो छात्र विद्यालय जाना शुरू कर रहे हैं उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, अभी भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है स्कूलों के लिए जी, और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल कई प्रदेशों में खोले जा चुके हैं और कई में खुलने वाले हैं जी। तो अगर हमने भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन बनाई गई है जी, वो काफी सोच समझ के बनाई गई है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे जी, कितने बजे स्कूल खुलेगा, सिलेबस क्या होगा। तो अगर स्कूल ने पूरी गाइडलाइन को फॉलो किया है तो उसमें पेरेंट्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है जी। अभी आपने देखे पूरे देश में नीट और जेई के एग्जाम हुए जी, नीट में 15 लाख और जेई में 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए। बिल्कुल। और बिल्कुल सुरक्षित एग्जाम रहा जी। और शुरू में लोगों में डर था लेकिन हमने पढ़ा कि नीट में 90% और जेई में 80% बच्चों ने एग्जाम दिया। जी। तो पैनिक ना क्रिएट करें। सरकार के जो भी मापदंड है, सरकार की जो भी गाइडलाइंस है, सरकार के जो भी दिशा निर्देश है उसको फॉलो करके ही सरकारी एजेंसियां काम करती हैं। जी। और अगर हम भी उसको फॉलो करते हैं तो आप मेरे ख्याल से बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। जी। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि वो 4 घंटे तक मास्क शायद नहीं पहन पाएंगे, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। जब वो अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे दोस्त को तो कोरोना नहीं है, इसके साथ बात करने में मास्क पहनने की क्या जरूरत है। ऐसे छात्रों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मास्क पहनने से कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कभी कभी होता है कि एक माइल्ड सफोकेशन जैसा फील होता है जी। तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जब भी 2 दोस्त आपस में बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें 2 गज की दूरी बनी रहे। जी। तो मास्क पहनना भी जरूरी है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। जी। और अगर ये दोनों आपने फॉलो किया तो आप सेफ है, सुरक्षित है। जी, बिल्कुल। तो जो भी छात्र विद्यालय जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं, डॉक्टर संजय उनको यही सलाह दे रहे हैं कि आप सुरक्षित दूरी का पालन करें और मास्क जरूर पहनें। जम्मू से कौशल कुमार जी जुड़ चुके हैं। कौशल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर, मैम ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो ओपन ढाबे हैं, ढाबे जो है वो उसमें ये हाथों से ही सारा सामान देते हैं, ना मास्क पहने होते हैं और ना ही इन्होंने वो किसी चीज से सामान वगैरह डालते हैं जी। तो क्या वहाँ पर संक्रमण नहीं फैलेगा? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये स्कूल खोल दिए हैं सरकार ने, तो स्कूलों में कोविड सेंटर भी खोले हुए हैं जी। तो जो टीचर है, टीचर भी उसके ऊपर एतराज कर रहे हैं, स्टूडेंट भी एतराज कर रहे हैं, लेकिन वो कोविड सेंटर वहां से नहीं हटा रहे हैं। विद्यालय और कोविड से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में पहले ही अपने श्रोताओं के साथ साझा कर चुके हैं। जो आपका पहला सवाल है उस पर क्या कहेंगे डॉक्टर संजय?
देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ढाबे हैं या कुछ रेस्टोरेंट हैं या जो भी ऐसे खुले में चीजों को बेचते हैं जी, उनमें लापरवाही है। मैंने भी देखा है ऐसे। तो अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की लापरवाही करता है तो आप पास की सरकारी एजेंसियों को बताइए जी, और अगर आप बताएंगे नहीं तो सरकारी एजेंसियां उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती जी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और ये लोगों की जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं इसकी वजह से कोरोना को फैलने में मदद मिल रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा जी, कि जो भी सरकार के सुझाव है वो आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। बिल्कुल। और जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक सब लोग फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम कोरोना को नहीं हरा पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। राजधानी दिल्ली से अनिल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार आप दोनों सज्जनों को। नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी स्कूल से जुड़ा एक प्रश्न किया एक सज्जन ने जी, तो वैसे ही स्कूल में जैसे हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों की जो भी समस्या होगी क्लास में हल करेंगे जी। अब मुंह पे मास्क होगा तो सर कई बार जैसे हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो बात करने में कुछ क्लियरिटी नहीं आ पाती है। तो इस प्रकार की समस्या अगर बच्चे उठाते हैं तो सर हमारे पास क्या समाधान होगा उसका? डॉक्टर संजय, ये शिक्षक हैं और ये इनके मन में दुविधा ये है कि मास्क लगाकर अगर ये बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ऐसे में क्या विकल्प हैं इनके पास? इसके बारे में मैंने कल पढ़ा था जी, और इसका समाधान कई स्कूलों ने इस तरह से निकाला है जी, कि वहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा रहे हैं। जी। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने से क्या है कि अगर टीचर बोल रहा है और बात हल्की समझ में आ रही है, हल्की सुनाई दे रही है जी, तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से पूरे क्लास में ऊंची आवाज में सुनाई देगी। जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छा प्रयास है जी। और हमने भी देखा है कि जैसे हम ओपीडी में बैठते हैं, पेशेंट से एक दूरी से बात करते हैं तो कई बार पेशेंट की बात हमें समझ में नहीं आती, हमें पेशेंट की बात नहीं समझ में आती जी। तो हम कई बार ऊंची आवाज में बात करते हैं या सेंटेंस को छोटा रखते हैं जी। तो उससे फायदा क्या होता है कि बात इजीली समझ में आती है। जी। तो आप इस तरह के छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें, जैसे सेंटेंस को छोटा रखें, थोड़ी ऊंचे वॉल्यूम में बात करें और आपके स्कूल में आपके जो भी अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट कर आप पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा सकते हैं जी, और उससे मेरे ख्याल से इस समस्या का हल निकल जाएगा। बहुत संक्षेप में डॉक्टर संजय, एक छोटा सा सवाल ये है कि जैसे कि हम बाहर से घर जाते हैं तो अपने कपड़े बदल देते हैं कोरोना संकट के इस दौर में, बच्चे जो स्कूल बैग लेकर जाएंगे क्या वापस आने पर रोज उनको धोने की जरूरत है या सैनिटाइज करने की जरूरत है? आपका सवाल बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सवाल है जी, और मैं इस बारे में रिकमेंड यह करूंगा कि उसको सैनिटाइज कर ले जी, और अगर आप सैनिटाइज करते हैं और हफ्ते में एक बार उसको धो लें, जी, जैसे मान लीजिए कि एक हफ्ते में 3 दिन स्कूल है, 4 दिन स्कूल है जी, तो रोज बैग को धोना तो संभव नहीं है जी, तो आप उसको सैनिटाइज कर लें। जी, बिल्कुल ठीक। और हो सकता है कि जो वीकेंड का टाइम है, जैसे सैटरडे आता है, उस दिन आप उसको धो लें जी, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। जी, बिल्कुल। डॉक्टर संजय, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि इस पर या किसी और विषय पर आपसे चर्चा करें। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन करना आपके हाथ में है। सरकार हर समय आपके साथ नहीं रह सकती है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, जहां भी जाएं मास्क पहनकर जाएं, सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने हाथों को निरंतर साफ करते रहें। कोविड-19 के इस दौर में खुद को बचाने का यही मूल मंत्र है। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।